Hi, good morning to all my medical aspirants. Okay, so today we are going to start our next chapter, that is going to be human physiology का हमारा second chapter start करने जा रहे हैं. That's going to be body fluids and circulation. Okay, so let's start with this. सो इट्स बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, मतलब बॉडी में जो भी फ्लूइड्स होते हैं और उनकी सर्कुलेशन कैसे होती है, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. तो जैसा कि आप जानते हो कि जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं इनके पास क्या चाहिए, तो इन्हें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और साथ ही साथ जितने भी आपके एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं इन्हें ये चीज़ें चाहिए होती है. और तो और क्या, तो जो भी आपके वेस्ट या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं उन्हें भी कंटिन्यूअसली क्या करनी चाहिए, रिमूव वो होनी चाहिए. किस चीज़ के लिए, तो आपके हेल्दी फंक्शनिंग के लिए, मतलब टिश्यू आपके अच्छे से फंक्शन करें उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी आपके हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो कंटिन्यूअसली रिमूव होते जाए. तो इससे हम क्या कह सकते हैं, तो इससे हमारी एसेंशियल है कि जो हमारे एफिशिएंट मैकेनिज्म के लिए ज़रूरी है कि हमारा मूवमेंट होते रहे ये सब्सटेंसेस का सेल्स टू द सेल, मतलब सेल तक भी जाए और फ्रॉम द सेल्स, और सेल से ये बाहर भी आए. जैसे कि मान लो सेल के पास वो लेकर के गए न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, लेकिन जब वो वेस्ट अब क्रिएट कर रहा है, जो सेल है हमारी वो क्या करेगी, मेटाबॉलिज्म शो करेगी, एंड वो मेटाबॉलिज्म से क्या करेगी, आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाएंगे. तो वेस्ट प्रोडक्ट को भी कोई लाने का तो कोई काम करे, तो डैट इज़ फ्रॉम द सेल. तो आपके अलग अलग ग्रुप्स ऑफ, जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स है जैसे कि इवॉल्व हो चुके हैं, इनके पास मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म अगर बात करें जो हमने एनिमल किंगडम में सबसे पहले बेटा देखा था, तो डैट इज स्पंज एंड सीलेंट्रेट्स. ये कैसे आपके डिफ्यूजन, मतलब ये कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, तो ये सर्कुलेट कर रहे थे वाटर को हमारे सराउंडिंग से थ्रू देयर बॉडी कैविटीज़, वो अपने बॉडी कैविटीज़ के मदद से. साथ ही साथ उन्होंने क्या और चीज़ किया, तो सेल्स में एक्सचेंज कर रहे थे ये सारे सब्सटेंसेस के. अगर और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे ये स्पेशल फ्लूइड्स को यूज़ करते हैं अपने बॉडीज़ के अंदर और ट्रांसपोर्ट करते हैं ऐसे मटेरियल्स को. जैसे कि ब्लड जो होती है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड होती है हमारे मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म में. अगर बात किया तो इंक्लूडिंग हमारे ह्यूमंस में भी क्या प्रेजेंट होती है आपके ट्रांसपोर्ट के लिए, जो सर्कुलेशन के लिए आपके पास जो फ्लूइड होती है डैट इज़ गोइंग टू बी ब्लड. एक और हमारी बॉडी फ्लूइड होती है डैट इज़ लिम्फ. वो क्या होती है, आपकी लिम्फ होती है. ये भी हमारी हेल्प करती है आपको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक सर्टेन सब्सटेंसेस. तो इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि कैसे आपके जो कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज़ होते हैं ब्लड और लिम्फ के, जिसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, एंड आपके मैकेनिज्म सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के, उसी के बारे में हम यहाँ पे पूरा क्या करेंगे, आपके विस्तार में पढ़ेंगे. ओके, so now coming to blood. तो अब ब्लड को समझते हैं. ब्लड जैसे क्या होती है, तो आपकी एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें आपकी क्या प्रेजेंट होती है, फ्लूइड, मैट्रिक्स, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ये सारे आपकी क्या होती है ब्लड में पाई जाती है. मतलब ब्लड की अगर मैं बात करूँ तो ब्लड क्या है, बेसिकली आपका बेटा एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें आपकी फ्लूइड मैट्रिक्स होती है, प्लाज्मा होती है एंड कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं. प्लाज्मा जैसे क्या है, तो प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर्ड की, मतलब बेसिकली उसमें कुछ ऐसा पर्टिकुलरली कलर नहीं होती है, वो येलोइश टाइप में थोड़ी सी दिखती है. विस्कस फ्लूइड होती है जिसमें नियरली आपके 55% ब्लड होती है, मतलब ब्लड का ये 55% प्लाज्मा ही होता है. मतलब ब्लड में अगर बात करें कॉम्पोजिशन की तो 55% आपका क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है. 90 to 92% जो होता है अपना प्लाज्मा का जो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो वो वाटर होते हैं, एंड प्रोटीन आपके 6 to 8% में आते हैं. तो इसमें हमारे प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो डैट इज़ फिब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन्स, एल्बुमिन्स. तो ये कुछ हमारे मेजर प्रोटीन्स होते हैं जो प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं. जैसे कि प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़न भी कराई जाती है ना किसी को प्लाज्मा चढ़ता है, क्यों चढ़ता है, तो यही प्रोटीन्स की क्या हो जाती है, कॉम्पोनेंट ही कम हो जाती है. तो उस केसेस में अब देखो फिब्रिनोजेंस का क्या काम होता है, तो बस यहाँ से अब देखिए बेटा, फिब्रिनोजेंस जो होती है किस लिए ज़रूरत होती है, तो ये हमारी क्लॉटिंग या फिर ब्लड के कोगुलेशन के लिए. और ग्लोबुलिन्स जो होते हैं आपके ये प्राइमरली इन्वॉल्व होते हैं किस चीज़ में, तो डिफेंस मैकेनिज्म में आपके बॉडी में. साथ ही साथ एल्बुमिन्स आपको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस में. प्लाज्मा में और क्या पाए जाते हैं, तो आपके स्मॉल अमाउंट्स में मिनरल्स जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन, ये सारे आपके प्लाज्मा में और भी कुछ मिनरल्स के अमाउंट पाए जाते हैं. फिर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, ये सारे भी प्रेजेंट होते हैं आपके प्लाज्मा में क्योंकि ये हमारे एज अ ट्रांजिट बॉडी में.
कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारे कोगुलेशन के या फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए जो कि हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं इनएक्टिव फॉर्म में भी। और प्लाज्मा अगर बिना क्लॉटिंग फैक्टर्स के हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीरम। अगर मतलब प्लाज्मा में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है, क्लॉटिंग फैक्टर का मतलब क्या है, आपको कट लगी, अब यहाँ से ब्लड लगातार बहते ही रहे या फिर ये रुक जाए, तो ब्लड आपकी क्या हो जाती है, रुक जाती है, तो डैट इज़ अ क्लॉटिंग फैक्टर, जिसमें हम लोग थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम वहाँ पे आकर के एक्ट करती है, थ्रोम्बिन आपकी उसके लिए प्रोटीन होती है, तो ऐसे ही करके वो क्या करते हैं वहाँ पे आपके क्लॉटिंग को क्रिएट करता है। और ये विटामिन के इसमें बहुत एसेंशियल रोल प्ले करते हैं क्लॉटिंग में। अब कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि जैसे कि आपके ब्लड में और क्या क्या एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एक तो हो गया प्लाज्मा जिसको हमने देख लिया, और क्या क्या एलिमेंट्स है, तो डैट सबसे पहला हमारा इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, जो कि ब्लड में आपके कितने होते हैं, पूरे मिला करके 45 ये है, 55 अकेले सिर्फ क्या है, प्लाज्मा है। इरिथ्रोसाइट्स को ही क्या बोलते हैं बेटा, रेड ब्लड सेल्स, मतलब आरबीसी, जो कि बहुत ही मोस्ट अबंडेंट होते हैं हमारे सेल्स हमारे ब्लड में। एक हेल्दी एडल्ट मैन की बात करें तो ऑन एन एवरेज उनके पास कितना होता है, तो 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसीज पर मिलीमीटर ऑफ ब्लड प्रेजेंट होती है। आरबीसी जो हमारी बनती है कहाँ पे बनती है, तो रेड बोन मैरो में, एडल्ट्स में ये बनती है। आरबीसीज में आपके न्यूक्लियस नहीं होते हैं मोस्ट ऑफ द मैमल्स में। शेप कैसी होती है, तो बाइकनकेव शेप होती है। उसके अलावा इनके पास रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। और इसमें जो कलर और जो नेम दिए गए हैं इस सेल्स के इसी बेस पे। अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें तो उसके पास 12 से 16 ग्राम क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है लगभग आपके 100 ml ऑफ ब्लड में, मतलब 100 ml ऑफ ब्लड में देखें तो हीमोग्लोबिन कितनी होती है, 12 to 16 ग्राम्स। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेस्पिरेटरी गैसेस, मतलब कि जो आपके एरिथ्रोसाइट्स में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो आपके हीमोग्लोबिन्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसफर करने का काम करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आरबीसी की एवरेज लाइफ स्पैन कितनी होती है, तो 120 डेज होती है। उसके बाद वो जाकर के कहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हैं, तो डैट इज़ इन स्प्लीन। ये किस साइड होता है आपके बॉडी के, लेफ्ट साइड या राइट साइड, लोकेशन कहाँ है, व्हाट इज़ द एनाटॉमिकल पोजिशन ऑफ द स्प्लीन, तो it is located on the left side of your body, not right, okay, and just behind the stomach, जो आपके स्टमक का पार्ट होता है जस्ट उसके थोड़े पीछे, या फिर आप कह सकते हो पैनक्रियाज के साइड में रहते हैं, ठीक है। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, क्योंकि वहाँ पे आपके जो इसके भी देखो पूरा पता है मैकेनिज्म है ये कैसे इसमें लिवर रोल प्ले करती है, क्योंकि जो आरबीसीज के फॉर्मेशन के लिए एक हार्मोन रिलीज करती है वो लिवर से की जाती है, एरिथ्रोपोएटिन करके एक होती है, तो ये कैसे काम करते हैं तो ये सब के बारे में भी आगे पढ़ना है। नाउ कमिंग फर्दर टू ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, क्योंकि ये कलरलेस होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन बहुत ही कम होती है, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से ल्यूकोसाइट्स हमारे कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। एंड ये न्यूक्लिएटेड होते हैं एंड रिलेटिवली कम नंबर में ये होते हैं, जो कि एवरेज आपके कितने होते हैं, 6000 to 8000 मिलीमीटर पर क्यूब ऑफ ब्लड पाए जाते हैं, मतलब आपके ब्लड में लगभग इतने ही आपके ल्यूकोसाइट्स पाए जाएंगे। तो कौन सा न्यूक्लिएटेड होगा, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी, तो डैट इज गोइंग टू बी योर डब्ल्यूबीसी। और आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं होती है। हाँ, एक मैच्योर्ड में नहीं होती, इमैच्योर्ड में आपको कभी कभी देखने को मिलती है। ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं ये जनरली बहुत शॉर्ट लिव्ड ही होते हैं, और इसमें हमारे कुछ 2 मेन कैटेगरीज है डब्ल्यूबीसीज के, जैसे कि क्या, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स, एस्नोफिल्स और बेसोफिल्स जो है अलग अलग टाइप के आपके ग्रैनुलोसाइट्स है। ग्रैनुलोसाइट्स का मतलब क्या है, तो इसके ऊपर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहेगा। ग्रैन्यूल्स मतलब कि ये जो आपके दाने दाने आपको जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं लाइक ऐसे, तो डैट इज अ ग्रैन्यूल्स। और जो लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स होते हैं, जैसे कि ये मोनोसाइट्स और ये दोनों आपके लिम्फोसाइट्स हो गए, तो ये ए ग्रैनुलोसाइट होते हैं, मतलब इनके ऊपर क्या होती है, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होती है। एंड न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं आपके सबसे एबंडेंट सेल्स होते हैं, जो कि 60 to 65% आपके टोटल डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं। एंड बेसोफिल्स सबसे कम होते हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखना, इस पे आता है कि एबंडेंट क्या है और कितने आपके परसेंटेज होते हैं, तो इससे क्वेश्चन हमेशा ही आती है। सो रिमेंबर डैट न्यूट्रोफिल्स आपके 60 to 65% होते हैं। बेसोफिल्स कितने होते हैं, तो 0.5 to 1% होते हैं उसमें से। और न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो होते हैं अकेले कैसे होते हैं, तो ये 6 to 8% रहेंगे। ये है न्यूट्रोफिल्स एंड ये है आपके मोनोसाइट्स। और ये कैसे होते हैं, फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं, मतलब फैगोसाइटोसिस कर लेते हैं और वहाँ से वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं फॉरेन ऑर्गेनिज्म में जब वो बॉडी में एंटर करती है। बेसोफिल्स क्या करती है, तो ये सिक्रीट करती है, ये जो बेसोफिल है ब्लू कलर का, ये क्या करती है, सिक्रीट करती है आपके हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या है, कब सिक्रीट होते हैं, जब आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में आते हैं तो ये सिक्रीट होती है, या फिर आपके एलर्जिक रिएक्शंस को क्रिएट करने के लिए।
फिर सेरोटोनिन को सिक्रीट करते हैं और हेपेरिन को सिक्रीट करते हैं। और साथ ही साथ ये हमारे इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब आपके बॉडी के अंदर अगर कोई इन्फ्लेमेशंस हो रही हैं तो डैट इज़ बिकॉज ऑफ द बेसोफिल इंटरेक्शन विथ अ फॉरेन बॉडीज़ और फॉरेन ऑर्गेनिज्म। फिर एस्नोफिल्स की बात करें तो ये आपके 2 to 3% होते हैं और ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन को रोकने का काम करते हैं और ये एलर्जिक रिएक्शन से भी एसोसिएटेड होते हैं। लिम्फोसाइट्स जो होता है आपका 20 to 25% होता है और इसमें 2 मेजर टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं। क्यों हो जाता है कभी कभी ऐसा, पता नहीं, हो जाता है। हाँ, अब देखो बेटा, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये आपके 20 to 25% होते हैं। इसमें 2 मेजर टाइप्स के होते हैं, एक बी एंड टी फॉर्म्स। और जो दोनों आपके बी एंड टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके इम्यून रिस्पॉन्सेज, आपके बॉडी में जो भी इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट हो रही है उसके लिए। प्लेटलेट्स को हम लोग और क्या बोलते हैं, तो थ्रोम्बोसाइट्स। और ये सारे हमारे सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो मेगा कैरियोसाइट्स से, मतलब एक स्पेशल सेल्स होते हैं हमारे बोन मैरो में, उससे ये प्रोड्यूस होते हैं। और ब्लड में हमारी जो नॉर्मली होती है कितनी होती है, तो आपके लगभग 1.5 to 3.5 प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब प्रेजेंट होती है। मतलब ब्लड में आपकी इतनी काउंटिंग होती है। प्लेटलेट की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बता देना। प्लेटलेट्स जो होते हैं हमारे वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं जो कि हमारे कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में भी हेल्प करती है। और इसके अगर नंबर्स कम हो जाते हैं डैट मीन्स कि आपको कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकती है जिसकी वजह से एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हमारे बॉडी से हो जाती है। सो डैट इज ऑल्सो डिजीज। मतलब इसका भी काम आपका क्या है, तो ये आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अब आते हैं ब्लड ग्रुप्स। आई थिंक आप ब्लड के कंपोनेंट्स को समझ गए। ब्लड में आपके प्लाज्मा 55% है, ठीक है, और जो भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स है डैट इज 45%। उस 45% में भी फिर क्या हो गया है, उसको डिस्टिंग्विश कर दिया गया, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड योर प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। अब चलो ब्लड ग्रुप देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है जो ब्लड होती है ह्यूमन बींग्स की, ये कुछ सर्टेन एस्पेक्ट्स में क्या होते हैं, थोड़ा सा डिफर करते हैं। क्यों, क्योंकि अब हाँ, बट ये कैसे होते हैं, सिमिलर ही दिखते हैं। जो कुछ वेरियस आपके टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुपिंग दिए गए हैं, जैसे हमें पता चलता है कि इस इंसान का क्या है, ब्लड ग्रुप अलग है, तो क्या हम डिफरेंट ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड वो दे सकते हैं? खून ही तो है, क्या हो जाएगा, क्यों नहीं दे सकते? अगर मान लो मेरा ब्लड है O नेगेटिव, ठीक है, और आपका है A पॉजिटिव, तो ब्लड दे जा सकता है। मतलब आप मुझे दे सकते हो, चलो बताऊंगी दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। वैसे मैं बताया है जेनेटिक्स में, बट ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। तो आपके ऐसे 2 ग्रुपिंग्स हैं यहाँ पे, एक ABO एंड RH नेगेटिव, जो कि वर्ल्ड वाइड इसी को एक्सेप्ट किया जाता है। ये ब्लड ग्रुपिंग का क्या है, एक टाइप है। अब देखो ABO जो ग्रुपिंग होती है, ABO ग्रुपिंग हमारी बेस्ड होती है प्रेजेंस और एब्सेंस में। जो इसके पास 2 सरफेस एंटीजन जो प्रेजेंट होते हैं, यही एंटीजेंस, जैसे कि केमिकल जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को क्रिएट करते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजेंस बोलते हैं। और जो कि हमारे RBCs में होते हैं, और नेमली उसका क्या दे दिया गया है, A एंड B नेम है। मतलब एंटीजन के अकॉर्डिंग क्या की गई है, नेमिंग की गई हुई है। सिमिलरली आपके प्लाज्मा भी होते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल के, 2 नेचुरल एंटीबॉडीज उसमें होती है, जिसमें हमारे प्रोटीन्स जो होते हैं रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं एंटीजेंस के अगेंस्ट। तो इसी अकॉर्डिंग हमारे डिस्ट्रीब्यूशन एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज़ का 4 ग्रुप्स में बांटा गया, डैट इज़ A, B, ABO एंड O, जो कि ये आपके टेबल में दिखाया गया है। जैसे कि आपको पता होगा जब ब्लड प्रोबेबली मे बी और मे नॉट, आपके जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं तो कोई भी ब्लड हम उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, मतलब डोनर को देने के लिए। तो ब्लड जो होता है डोनर का, सबसे पहले हम उसको मैचिंग करते हैं किसके, रेसिपिएंट के ब्लड से, और ट्रांसफ्यूजन होने से पहले, ताकि कोई भी आपकी सीवियर प्रॉब्लम्स ना हो क्लम्पिंग के, मतलब RBC डिस्ट्रॉय नहीं हो। और डोनर्स की कंपेटिबिलिटी को भी यहाँ पे देखते हैं, जो कि आपके चार्ट में यहाँ पे बताया गया है टेबल में। तो ब्लड ग्रुप जैसे मान लेते हैं A है, तो एंटीजन जो आपके RBCs पे होंगी क्या होंगी, A है, और एंटीबॉडीज़ ये क्या बनाएंगी प्लाज्मा में आपके, तो एंटीबॉडी B। और डोनर ग्रुप कौन सी होगी, इसको दे कौन सकता है आपके, तो सिर्फ A वाले को A देंगे, और O जो होती है वो न्यूट्रल होती है, उस पर कुछ प्रेजेंट ही नहीं होता है एंटीजन सरफेस पे, और ना तो इसलिए वो क्या कर सकती है, वो भी दे सकती है। B में भी एंटीजन जो होगी सरफेस पे आपकी B प्रेजेंट होगी, एंटीबॉडीज़ A बनाएंगी, डोनर ग्रुप B और O होगा। AB भी इसी तरीके से होंगे। और O में क्या होता है, तो आपके एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट होता है सरफेस पे, जैसे कि ये ब्लड है, ठीक है, ये सरफेस पे मान लेते हैं ये एंटीजन है ऐसा, बट ये जब प्रेजेंट ही नहीं होगा तो ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो ये O ब्लड ग्रुप क्या होता है, इसमें डोनर है जो सिर्फ अपने
आपको ही दे सकता है, ओ को ही दे सकता है। अब इसमें भी अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव जानते हैं, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। तो अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, अब ब्लड ग्रुपिंग तो समझ गए कि हाँ ए बी ये किसके बेस पे बांट दिया गया, तो आपके एंटीजेंस जो आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं उसके बेस पे इसको डिस्टिंग्विश कर दी गई है। तो डेट एंटीजन स्ट्रक्चर क्या होता है, दोनों का डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ से क्या आपको क्लियर हुआ इस टेबल से, जो ओ ब्लड ग्रुप जो ओ है आपके, ये हम किसी भी पर्सन को डोनेट कर सकते हैं, है ना। एंड हेंस जो आपके ओ ब्लड ग्रुप होंगे इंडिविजुअल के, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल डोनर्स। और जो पर्सन ए बी ग्रुप वाला है वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लेगा किसी भी ब्लड ग्रुप को। देखो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स। तो इससे याद रहेगा, तो आपके यूनिवर्सल डोनर्स कौन हो जाएंगे, ओ ब्लड ग्रुप वाले, और यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स ए बी ब्लड ग्रुप वाले। अब देखते हैं ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है इसका क्या चक्कर है, इसका क्या सीन है। सो लेट्स स्टार्ट कमिंग टू है। तो आरएच ग्रुपिंग में क्या होते हैं, तो आपके और जो अदर एंटीजन होते हैं, तो जो आरएच एंटीजन जो होते हैं ये सिमिलर होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे रीसस मंकीज़ में भी, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, आरएच। जिसमें देखा गया जो सरफेस होती है आरबीसीज में मेजॉरिटी हमारे नियरली 90% ऑफ ह्यूमंस में, तो ऐसे वाले कैसे होते हैं, तो आरएच पॉजिटिव होते हैं। और जिसमें ये एंटीजन जो होते हैं एब्सेंट होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आरएच नेगेटिव बोलते हैं। तो आरएच नेगेटिव जो पर्सन होते हैं, जब इसको एक्सपोज किया जाएगा आरएच पॉजिटिव ब्लड के साथ, तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ आती है जो कि आरएच एंटीजेंस को मार देती है। तो आरएच ग्रुप भी हमें मैच करना पड़ता है ट्रांसफ्यूजन से पहले, नहीं तो हमें क्या देखने को मिलती है, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, दैट इज मिस मैचिंग ऑफ ब्लड। तो आरएच नेगेटिव अगर, तो इसका एक केस है यहाँ पे इरिथ्रोब्लास्टोसिस। जैसे कि मान लो मैं ओ नेगेटिव हूँ, मैं ओ पॉजिटिव से अगर ब्लड लूँगी तो आई विल डाई, बिकॉज देयर विल बी अ रिएक्शन बिटवीन माई एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज ऑफ दैट ब्लड। तो जैसे पॉजिटिव वाले को अगर नेगेटिव दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट विल बी फाइन, बट आपकी पॉजिटिव अगर नेगेटिव को देती है तो प्रॉब्लम होती है। तो इसी में हमारा एक केस आता है आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी, जिसको हम लोग मिस मैचिंग कहते हैं, जो कि हमें आरएच नेगेटिव ब्लड, एक प्रेग्नेंट मदर रहती है और फीटस कैसा है, तो आरएच पॉजिटिव ब्लड, मतलब मदर क्या है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, एंड जो फीटस है, जो बच्चा है उनके पेट में, वो क्या है, पॉजिटिव है। तो आरएच जो एंटीजेंस होते हैं फीटस के, वो एक्सपोज नहीं होते आरएच नेगेटिव ऑफ मदर से, कब, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि ये दोनों ब्लड जो होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि वहाँ पे क्या होती है, लिंकेज होती है मदर और बेबी के बीच में, दैट इज योर प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से ये क्या होता है, फिर उसी को अम्बिलिकल कॉर्ड भी बोलते हैं, तो वो सेपरेटेड होते हैं। लेकिन जब जैसे डिलीवरी की बात आती है पहले बच्चे की, और तब वहाँ पे चांसेस होता है कि आपके मैटरनल ब्लड में क्या होता है, थोड़ा सा आरएच पॉजिटिव ब्लड भी चला जाता है, कहाँ से, फीटस से। अब जब वो ब्लड थोड़ा सा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पूछो क्यों, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट क्या करेगा, अपने एंटीबॉडीज को प्रिपेयर करके रख लेगा। अब नेक्स्ट टाइम अगर आएगा तो वो क्या कर देगा, उसको मार देगा, है ना, रिएक्शन शो करेगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, तो मदर की बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, आपके एंटीबॉडीज प्रिपेयर होना शुरू हो जाती है, किसके अगेंस्ट, तो आपके आरएच एंटीजन के अगेन उनके ब्लड में। तो आप अगर प्रेगनेंसीज में देखोगे तो आरएच जो एंटीबॉडीज होते हैं हमारे दूसरे मदर्स, जो आरएच नेगेटिव, ये क्या कर लेती है, लीक कर देती है ब्लड में हमारे फीटस में, जो आरएच पॉजिटिव वाले में, और फीटल आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देती है। और समटाइम्स क्या होता है, बच्चा इसके वजह से मर भी जाता है, या फिर अगर उसे कोई सीवियर एनीमिया के साथ बच्चा जन्म लेता है, या फिर जॉन्डिस हो जाती है बच्चे की, या फिर समटाइम्स आपने ये केसेस देखे होंगे कि बच्चे को इंक्यूबेशन में रखा गया है, PICU, है ना, पीडियाट्रिक ICU में रखा जाता है, बच्चे को जन्म होते ही उसको वेंटिलेटर पे 4-5 दिन के लिए स्टेबलाइज करने के लिए रखा जाता है। सो दिस इज द कंडीशन, यही कंडीशन की वजह से वो होता है। अब कोई पूछेगा तो बताना उसको ऐसा हो गया, मम्मी को तो बता ही सकते हो। हाँ, सो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। और ये हमारे अवॉइड हम कैसे कर सकते हैं, तो एंटी आरएच एंटीबॉडीज़ मदर की जैसे ही पहली डिलीवरी होती है, फर्स्ट चाइल्ड, तब तुरंत ही ये क्या करती है, इंजेक्शन लगा दिया जाता है, तो ठीक हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बट अगर ऐसा नहीं होता है तो देयर मे बी चांसेस ऑफ दिस। ओके, नाउ कमिंग टू कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अब हमारी ब्लड कैसे कोगुलेट होगी, कोगुलेशन का मतलब होता है जमना। अब इसे जमने की ज़रूरत कब है, जब आपको कभी कट लगेगी। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, जब आपकी फिंगर कट होती है या फिर जब आप पे चोट लगती है, तो आपके जो वुंड होते हैं ये हमेशा बहुत लंबे समय तक ऐसा नहीं है कि उसमें से खून निकलते ही जाता है, निकल जाता है, थोड़ा ब्लड निकलता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है अपने आप। तो आपको क्या पता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ब्लड में क्या प्रॉपर्टी होती है, कोगुलेशन या फिर क्लॉटिंग। किसके रिस्पॉन्स में, तो कोई भी इंजरी या ट्रॉमा होती है उसके रिस्पॉन्स में वो क्या शो करते हैं, तो कोगुलेशन और क्लॉटिंग को। और यही मैकेनिज्म क्या करती है, तो प्रिवेंट करती है कि एक्सेसिव लॉस ब्लड की बॉडी से ना हो।
और साथ ही साथ आपने देखा होगा एक डार्क रेडिश ब्राउन स्कम भी बन जाता है जहाँ पे आपकी इंजरी लगी रहती है एक समय के बाद। और ये जो क्लॉट और कोगुलम जो बनती है वो कैसे बनती है, तो ये नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स होते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिब्रिन्स, जो कि डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड से वो क्या हो जाते हैं, वो ट्रैप्ड वहाँ पे रहते हैं। और फिब्रिन्स हमारी कैसे बनती है, तो इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस क्या करते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं प्लाज्मा में, किस एंजाइम की मदद से, आपकी थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन इसके साथ आपके क्या बना लेते हैं, एक अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस बनाते हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा में, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बिन। और एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो बन जाती है थ्रोम्बोकाइनेज, जो कि ज़रूरी होती है ये सारे रिएक्शन को करवाने के लिए, मतलब बेसिकली आपके ब्लड को क्लॉट कराने के लिए आपके जो एंजाइम की ज़रूरत हो रही है यहाँ पे, एक थ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बोकाइनेज। और ये कॉम्प्लेक्स बनता है एक एंजाइमिक रिएक्शंस के बाद, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैस्केड प्रोसेस। तो कैस्केड प्रोसेस आपके कहाँ पे आता है, तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड में, जिसमें आपके बहुत सारे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में। और जब भी कोई इंजरी या ट्रॉमा होती है तो आपके प्लेटलेट्स के स्टिमुलेशन को शुरू कर देती है हमारे ब्लड में, और यहाँ से रिलीज होते हैं कुछ फैक्टर्स के जो कि एक्टिवेट करते हैं आपके कोगुलेशन के रोल को, मैकेनिज्म को। कुछ फैक्टर्स जो होते हैं रिलीज किससे होते हैं, तो हमारे टिश्यूज से इंजरी साइट पे, और कोगुलेशन को शुरू कर देते हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है क्लॉटिंग में कैल्शियम आयंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके कोगुलेशन ऑफ ब्लड में। अब चलिए थोड़ा लिम्फ देखते हैं। अब देखो लिम्फ टिश्यू फ्लूइड, तो जैसे कि ब्लड जो होता है हमारा कैपिलरीज से पास करता है टिश्यूज़ में, है ना, तो कुछ वाटर भी उसके साथ जाते हैं, स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, जो कि एक स्पेसेस में जो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं टिश्यू में, वहाँ से कुछ लार्जर प्रोटीन्स भी जाते हैं, और हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी ब्लड वेसल्स के जाते हैं। ये जो फ्लूइड होती है रिलीज आउट होती है हमारे कहाँ पे, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड के फॉर्म में। और इसमें सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जैसा प्लाज्मा में होता है, बिल्कुल उसी तरह का ये लिम्फ भी होता है। ये भी हमारे न्यूट्रिएंट्स गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, किसके बीच में, तो हमारे ब्लड एंड सेल्स के बीच में। और इसका भी बहुत ही एलेबोरेट एक जाल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। जब गूगल करोगे तो लिम्फेटिक सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों अलग अलग दिखाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे फ्लूइड क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं, ड्रेन होते हैं, एंड देन ये मेजर वेन्स में चले जाते हैं। ये फ्लूइड हमारे प्रेजेंट होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में, इसलिए इसे हमें क्या नाम दे दिया गया है, लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होती है जिसमें आपके स्पेशलाइज लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स के लिए ज़रूरी होते हैं। लिम्फ को हम लोग और क्या बोलते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरियर है न्यूट्रिएंट्स के लिए, हार्मोन्स के लिए, फैट्स भी इसमें ऑब्जॉर्व होते हैं। लिम्फ में लैक्टेल्स प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइनल विलाई में, तो उसके द्वारा क्या होता है, वहाँ पे फैट को भी एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं, लिम्फ का ये काम है। सर्कुलेटरी पाथवेज नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ओपन सर्कुलेटरी एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड यस, योर नीट फॉर्म इज आउट, फिल करो, अच्छे से प्रिपेयर करो, कोशिश करो जितना आप कर सकते हो। देयर इज़ नो प्रेशर, क्योंकि लाइफ इसके बियॉन्ड भी है, ऑफकोर्स है, बट हाँ अगर ये हो जाती है तो यू विल गेट सेटिस्फाइड टिल योर होल लाइफ। आप सेटिस्फाइड रहोगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको सच में ये चीज़ अगर चाहिए तो हाँ आप खुश रहोगे। ओके बाय, टेक केयर ऑल माई एस्पिरेंट्स एंड ऑल द बेस्ट टू यू।